सही है। नहीं है सर की, बस वो सर की नहीं थी, मुख्तार साहब की। पहले तो मुझे लगा आप बोल रहे हैं, अच्छा फिर मैंने गौर किया, ये बयान मैंने सुना हुआ जी। अच्छा जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कैसे मक्खन लगा रहे हैं। डेंसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेट, ये सारी प्रॉपर्टीज का रीजन डिपेंड करता है एक ही टर्म पर, जिसको हम वैन डर वाल फोर्सेस, या मोर एक्यूरेटली मोर केमिकल टर्म उसके लिए जो है वो क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब देखो बॉन्डिंग के चैप्टर में हम ये सिखाएंगे आपको कि ये फोर्सेस क्रिएट कैसे होती हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ऑर्गेनिक में इट्स नॉट द डिस्कशन। तो अभी के लिए अब इतना याद रखें कि ये फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट होती हैं। क्या कह रहा हूं मैं जरा, ये फोर्सेस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट होती हैं। अब आप कहें यार इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे, तो ये कैसे आप बॉन्डिंग में सीखिएगा, लेकिन अभी आप मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट होती हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो जाहिर है कि ये फोर्सेस भी बढ़ जाएंगी। इज दिस क्लियर? यस है। सर। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये फोर्सेस कहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं, ये भी समझे कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो ये फोर्सेस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, बल्कि ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो इनके दरमियान में ये फोर्सेस डेवलप करती हैं। और याद रखिएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के डेंसिटी, ये इन्हीं फोर्सेस पर डिपेंड करता है, जिसके लिए हसन भाई ने वर्ड इस्तेमाल किया था इन जनरल, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये फोर्सेस डिपेंड इसी पर करती हैं। ये देखो एक फोर्स है इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस है ना, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस है वो कंट्रोल नहीं कर रही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी को। डेंसिटी या मेल्टिंग पॉइंट, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ जो बिटवीन है वो कर रही है जी, कंट्रोल। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट, ये डिपेंड करता है दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस है ना वो। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वैन डर वाल फोर्स की, वो यही वाली फोर्स है। आयशा सरफराज, में मेरी आवाज आ रही है बेटा? ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है इस, ये अक्टूबर नवंबर का अलग सा सेशन है, अभी स्टार्ट ही किया है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्केन, अल्कीन, अल्केन शुरू किया है, सैचुरेटेड होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट है सारे यहीं पर आ जाएंगे। आगे अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल में सब में वही कॉन्सेप्ट चलेंगे, तो एक दफा सीखना है। तो सॉल्युबिलिटी मैंने पढ़ा दी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड करती है दो रीजंस पर, पोलैरिटी यानी चार्ज, और साइज। अगर चार्ज है तो सॉल्युबल होगा, और अगर चार्ज ही नहीं है तो सॉल्युबल नहीं होगा। अगर चार्ज है और साइज छोटा है तो सॉल्युबल होगा, चार्ज है लेकिन साइज बड़ा है तो वाटर उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो पोलैरिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर पोलैरिटी है तो फिर साइज पर जाएगी बात, और साइज के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। अगर साइज बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। ये पहली प्रॉपर्टी समझाई। दूसरी प्रॉपर्टी अभी डिस्कस कर रहा था, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेट। मैंने बताया ये तमाम प्रॉपर्टीज एक ही टर्म पर डिपेंड करती हैं, जिसको हम वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं, या इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जो कि ज्यादा केमिकली सही नाम है। और ये बताया मैंने कि ये हम बॉन्डिंग में सीखते हैं कि ये फोर्सेस कैसे पैदा होती हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि इतना याद रखिए कि ये प्रॉपर्टीज जो है, ये जो फोर्सेस हैं, ये पैदा होती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो जितनी ज्यादा ये फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, मॉलिक्यूल उतने करीब आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल जितने करीब आएंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा उनका, क्योंकि मेल्टिंग इसी को कहते हैं ना, मॉलिक्यूल्स को आपस में दूर करना। देखो बच्चे बड़ा गलत फहमी का शिकार होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस है ना वो वैन डर वाल नहीं है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी का ताल्लुक उन फोर्सेस से है जो दो कंपाउंड्स के दरमियान में है। तो मेल्टिंग, जब वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी तो मॉलिक्यूल क्लोजली आते जाएंगे, कंपाउंड्स क्लोज आते जाएंगे, और जब कंपाउंड क्लोज आते जाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा डेंस होते चले जाएंगे, उनकी स्टेट और ज्यादा कंसोलिडेट होती चली जाएगी, और उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस, फिर लिक्विड, और फिर आखिरकार सॉलिड की तरफ आ जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये अच्छा, ये तो ये कैसे हमें पता चलेगा वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ रही हैं?
तो वेंडर वॉल फोर्सेस का ताल्लुक डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन से, तो जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, यानी अब मैं अगर ये बात मैंने इन जनरल समझा दी, अब मैं अल्केन पे समझा रहा हूँ कि अब मीथेन से जब आप डीकेन की तरफ जाएंगे तो मॉलिक्यूल का साइज, कंपाउंड का साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन जितनी वेंडर वॉल फोर्सेस होंगी उससे कहीं ज्यादा वेंडर वॉल फोर्सेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल ऑफ पेंटेन होंगी, उससे कहीं ज्यादा वेंडर वॉल फोर्सेस या इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीकेन होंगी। तो हम क्या देखते हैं, जब हम मीथेन से डीकेन जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है स्टेट, और स्टेट गैस से सॉलिड की तरफ जाती है। मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन गैस है, पेंटेन गैस है, फिर हेक्सेन से लिक्विड शुरू हो जाते हैं, हेप्टेन लिक्विड है, ऑक्टेन लिक्विड है, नोनेन लिक्विड है, डीकेन लिक्विड है, फिर उसके बाद अनडीकेन डाइडीकेन के बाद यानी 12 कार्बन के बाद सॉलिड शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन वेंडर वॉल फोर्सेस, जिससे कंपाउंड्स मोर एंड मोर टाइटली पैक होते जाते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। जी सर। ठीक है ना? तो ये जी, सारी सर। जो ऊपर प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं एक ही टर्म पे डिपेंड करती है, वेंडर वॉल फोर्स। अच्छा, इसमें एक बात और समझने की है कि जब मैंने कहा, अब आप लोग हैं तो खच्चर बच्चे ना, खुद से सवाल तो उठाएंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो हर जगह होते हैं, लेकिन वेंडर वॉल फोर्सेस की बातें आप, या इंड्यूस्ड डाइपोल का जो वर्ड है आप ज्यादातर ऑर्गेनिक में सुनते हैं, उसके अलावा नहीं सुनते, उसके अलावा आप जो है वो ये बातें नहीं करते। मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं कि अगर कमरे में एक बल्ब जल रहा हो, बड़ी ट्यूबलाइट जल रही हो, तो उसके आगे अगर आपने एक छोटा सा 0 पावर बल्ब जलाया हुआ है, या आपने उसके आगे एक छोटा सा दिया जलाया हुआ है, कैंडल जलाया हुआ है, तो उसकी कोई अहमियत, उसकी रोशनी की अहमियत कोई नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो रोशनी असल में कमरे में फैल रही होगी वो उस ट्यूबलाइट से आने वाली रोशनी होगी, तो आप उसकी बात करेंगे और इस छोटी रोशनी को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब अंधेरा होगा और कोई और रोशनी नहीं होगी, तो फिर खुद ब खुद इस कैंडल की रोशनी की अहमियत बढ़ जाएगी या नहीं? बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जितने भी कंपाउंड्स हैं जो पोलर होते हैं, चाहे वो आयोनिक हो चाहे वो पोलर कोवेलेंट हो, वहां पर चूंकि और ज्यादा फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस होती हैं जो इससे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां पर जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो उन पे डिपेंड कर रही होती है। और इंड्यूस्ड डाइपोल वहां पर भी होती है, लेकिन वहां पर उससे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होने की वजह से रेगुलेटरी अथॉरिटी वो फोर्स होती है। अब जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चूंकि इनमें पोलैरिटी नहीं है, चार्ज नहीं है ना, तो इसलिए इनके पास और दीगर तरह की जो फोर्सेस हैं वो है ही नहीं, तो इसमें जो ले देकर बची फोर्स वो कौन सी बच गई? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसलिए ये वो वाहिद ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जहां पर इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो ड्राइविंग सीट पर आ गई है। समझ में आ रही है बात? होती तो हर जगह है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से पैदा हो रही है, और इलेक्ट्रॉन जब हर जगह होते हैं तो ये फोर्सेस भी हर जगह होंगी। लेकिन आप जब पोलर कोवेलेंट की बात करते हैं तो आप वहां ये बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि वहां पर इन फोर्सेस के हाथ में कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस के हाथ में होता है। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ये एएस में सवाल आता है कि विच ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स इंड्यूस्ड डाइपोल, तो याद रखना इंड्यूस्ड डाइपोल की जो फोर्सेस हैं ये तमाम मॉलिक्यूल में होती है, इररिस्पेक्टिव के वो आयोनिक है, कोवेलेंट है, डेटिव है या क्या है, तमाम कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेटा, तमाम तो ये नींद में या तो नशा करके तू मेरी क्लास में आया, पूरे वाज़ेह तौर पे मैंने कहा, और इसीलिए बताया कि जब सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स इंड्यूस्ड डाइपोल, तो तमाम एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब जगह है तो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी सब जगह होगी। सवाल जब ये है कि कहां पर इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो आंसर है सब जगह है। इंड्यूस्ड डाइपोल आयोनिक में भी है, कोवेलेंट में भी है, पोलर कोवेलेंट में भी है, नॉन पोलर कोवेलेंट में भी है, इवन के जो आप जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं जो रिएक्ट भी नहीं करता, वहां पर भी इंड्यूस्ड डाइपोल मौजूद है। लेकिन अगर सवाल है कि कहां पर इंड्यूस्ड डाइपोल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, तो वहां पर जहां कोई और फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रही, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन है, तो वहां इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो इफेक्टिव हो जाती है। लेकिन इंड्यूस्ड डाइपोल बहरहाल प्रेजेंट सब जगह होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। परमानेंट डाइपोल में भी इंड्यूस्ड डाइपोल प्रेजेंट होती है भाई परमानेंट डाइपोल तो एक अलग ही फोर्स है ना। जिस मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल है वहां इंड्यूस, अभी तो मैंने बताया तमाम का मतलब तुम्हें समझ नहीं आता, ऑल का मतलब क्या होता है, और मैं अभी उसका लॉजिक भी समझा रहा हूं कि दीज फोर्सेस आर क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन जहां जहां है ऑटोमेटिकली ये फोर्सेस वहां हो जाएंगी। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्या है? ये एक अलग डिस्कशन है कि वहां पर वो फोर्स कंसिडर की जाएगी या नहीं,
तो जहां पर मैंने कहा कि कोई और स्ट्रॉन्गर फोर्स भी मौजूद है, वहां पर हम उसकी बात कर रहे होते हैं, इंड्यूस डाइपोल की बात नहीं कर रहे होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, वहां है नहीं। यहाँ क्योंकि कोई और फोर्स नहीं है तो यहाँ इंड्यूस डाइपोल की डिस्कशन आ जाती है। तो बहरहाल ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर लिखी, इन सब का रीजन किस पर डिपेंड करता है? इंड्यूस डाइपोल पे। एम आई क्लियर? तो जब आप मीथेन से डीकेन की तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग सर बॉइलिंग आपकी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है। अब अटक रही है? सर आवाज अटक रही है आपकी बहुत ज्यादा। अब सही है। भाई सबके लिए अटक रही है या सिर्फ इन्हीं के माइक में अटक रही है? मेरे पास से नहीं टक रही है। जी आयशा, आपकी मेरे आवाज पास सही है? नहीं अटक रही सर। सही है। अबे तो भाई अपना नेट सही करो ना, बार बार दरमियान में रोक के बोलते हो अटक रही है, तो भाई क्यों अटक रही है? चले तीसरी प्रॉपर्टी पे सॉरी चल, सर। तीसरी प्रॉपर्टी पे चल रहा हूं बेटा। इसको हम कहते हैं फ्लेमेबिलिटी। सर आपकी फ्लेमेबिलिटी। स्क्रीन हट गई। हाँ आवाज नहीं अटकी लेकिन स्क्रीन अटक गई, रुक जाओ। अटकी नहीं, हट गई सर। अबे ला रहा हूं ना, सबर कर ले भाई। स्क्रीन आ गई? जी सर आ गई। फ्लेमेबिलिटी। अब अगली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है फ्लेमेबिलिटी। या इसको कंबस्टिबिलिटी भी कहते हैं। फ्लेमेबिलिटी का मतलब है कि कोई कंपाउंड कितनी जल्दी आग पकड़ ले। देखो एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेमेबिलिटी, और एक इसी से मिलते जुलता कॉन्सेप्ट होता है, वो भी बताता हूं। फ्लेमेबिलिटी कहते हैं कितना रेडिली वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड फायर कैच करता है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं फ्लेमेबिलिटी। तो फ्लेमेबिलिटी या जो फायर कैच करना है, इज अ केमिकल रिएक्शन। यस और नो? यस सर। तो केमिकल रिएक्शन वैसे ही रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पर। तो अल्केन्स जो होते हैं, यार एक मिनट मेरा बेटा आ गया। ओके जी बेटा, अम्मी कहाँ है, मासा भी कहाँ है? एक मिनट बच्चों होल्ड करना। तो अल्केन्स वैसे ही आपको अभी हमने क्या कहा कि लो रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल कंपाउंड होते हैं। आयशा आप नहीं थी, मैंने समझाया क्यों, क्योंकि अल्केन्स में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। देखो ना कहाँ गई है, अल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, और सिंगल बॉन्ड्स के लिए मैंने बताया दे आर ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स व्हिच आर स्टेबल बॉन्ड्स। तो इसलिए अल्केन्स को अगर अल्कीन से कंपेयर करें तो अल्केन्स की फ्लेमेबिलिटी, क्योंकि क्योंकि ये स्टेबल होते हैं ज्यादा, क्योंकि ये केमिकली ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए अल्कीन के कंपैरिजन में अगर आप अल्केन को डिस्कस करेंगे तो अल्केन्स की फ्लेमेबिलिटी कम होती है। यानी वो इतना जल्दी फायर कैच नहीं करते, इतना जल्दी केमिकली रिएक्शन को प्रेफर नहीं कर रहे होते जितना कि अल्कीन्स। अल्कीन्स चूंकि अनसैचुरेटेड होते हैं, तो हमें मालूम है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वांट टू गेट सैचुरेटेड, तो वो फ्लेमेबिलिटी में जल्दी रिएक्ट करेंगे, जल्दी फायर को कैच करना चाहेंगे। तो अल्केन और अल्कीन के अंदर अगर आप कंपेयर करें तो जो क्लास जितनी अनसैचुरेटेड होगी उतनी ज्यादा फ्लेमेबल होगी। लेकिन अगर आप अल्केन्स को आपस में मीथेन से डीकेन तक आ जाएं तो फिर फ्लेमेबिलिटी पर क्या कहेंगे? तो आपने बताना है कि फ्लेमेबिलिटी फिर किस चीज पे डिपेंड करेगी जी। और याद रखिएगा फ्लेमेबिलिटी का मतलब, फ्लेमेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात नहीं होगी, बल्कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं उनकी बात होगी। कार्बन पोलैरिटी। कार्बन जो बॉन्ड्स हैं उनकी बात होगी, यानी कि कार्बन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनकी बात होगी। तो यहां पर हम जो रीजन कीवर्ड मार्क करते हैं वो क्या है, वो है कार्बन कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि जब जलना है, कंबशन होनी है, ये बॉन्ड टूटेंगे ना भाई। बिल्कुल। ये बॉन्ड टूटेंगे सर अल्कीन्स में जी बेटा। अल्कीन्स में जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी कम फ्लेमेबिलिटी होगी ना। सब अल्केन्स के अंदर भी बात करें, अगर अल्केन के अंदर भी कंसिडर करें मीथेन से डीकेन में, तो जैसे जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे
जैसे जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे, उसको कंबस्ट करने के लिए उतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए कंबस्टिबिलिटी क्या होती जाएगी, फ्लेमेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी भाई। क्योंकि देखो ना, कंबशन कंबशन उस वक्त होगा जब कंपाउंड ब्रेक होगा, क्या ख्याल है, और कंपाउंड ब्रेक बिल्कुल। करने के लिए जब कार्बन कार्बन बॉन्ड आयशा सफराज बढ़ते चले जाएंगे तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यस और नो। यस सर। तो Yes, अगर sir. आप मीथेन से डीकेन की तरफ जाते हैं अल्केन्स के अंदर, या इवन अल्कीन के अंदर इथीन से डीकीन की तरफ जाते हैं, तो अगर एक क्लास में रहते हुए कंपेयर करें तो एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जो साइज रीजन नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड रीजन है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का नंबर बढ़ता है, एंड देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम टू कंबस्ट देम, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने की वजह से जो रेडिली फायर कैच करने का जो प्रोसेस है वो स्लो होता चला जाता है। तो हम यूं कहेंगे कि एज वी मूव डाउन फ्रॉम लोअर टू हायर अल्केन और अल्कीन्स, जो फ्लेमेबिलिटी होती है, एज द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इंक्रीजेस, फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस। डिग्रीज। चाहे आप अल्केन की बात करें, अल्कीन की बात करें, लेकिन अल्केन और अल्कीन को आपस में कंपेयर करें तो अल्कीन की ज्यादा होगी। लेकिन इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट है, एक तो ये है कि वो जल थोड़ा सा मुश्किल से रहा है, लेकिन इसी के साथ जो अगला टर्म आ जाता है ना, वो आ जाता है विस्कोसिटी। ना 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 ना, वो तो हो गया ना कवर डेंसिटी में यार, इंथैल्पी। इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ते जाते हैं तो एबिलिटी टू कैच फायर रेडिली वो तो स्लो होती जाती है, लेकिन वंस वो फायर कैच कर ले तो वो ज्यादा, चूंकि बॉन्ड ज्यादा है, स्ट्रक्चर बड़ा है, तो वो ज्यादा जलेगा, ज्यादा एनर्जी देगा। आप देखें, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और जो पेट्रोल होता है ये ऑक्टेन होता है 8 कार्बन वाला, तो पेट्रोल से जो एनर्जी मिलती है वो कम मिलती है एज कंपेयर टू अगर आप डीजल पे चले जाएं तो वो 9 और 10 कार्बन वाला ग्रुप है, वो डीजल इंजन ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप उससे भी ऊपर चले जाएं केरोसिन, वो 10 से 12 कार्बन का ग्रुप है, तो केरोसिन जो फ्यूल है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जेट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, रॉकेट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है केरोसिन। तो क्यों? क्योंकि जब उसमें कार्बन ज्यादा होंगे तो वो एनर्जी भी ज्यादा देगा, उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यानी समझने, अब इसमें कोई बच्चा सवाल कर सकता है कि अच्छा अगर मुझे एनर्जी पेट्रोल की जगह ज्यादा मिल रही है केरोसिन से, तो मैं बाइक के अंदर केरोसिन डाल लेता हूँ, उससे मेरी बाइक और अच्छे पावर देगी। तो भाई बात ये है कि जब आप उसमें कोई हैवी फ्यूल डालेंगे तो उसे उसकी क्योंकि फ्लेमेबिलिटी कम है तो उसको जलाने के लिए इनिशियली एक्टिवेशन भी ज्यादा देनी पड़ेगी। आप केरोसिन डालेंगे उस 70 सीसी के इंजन में, 125 सीसी के इंजन में, तो उस इंजन में इतनी पावर ही नहीं है कि वो उसे एक्टिवेशन एनर्जी दे जलने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अगर आपको फ्यूल आप हैवी डालेंगे तो आपको उसको जलाने के लिए इंजन भी वैसा ही डालना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं, फ्लेमेबिलिटी और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जो कंपाउंड जितना मुश्किल से फ्लेम कैच करता है, जितना स्लोली कैच करता है, जितने ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन उतनी ज्यादा देता है, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड टूटते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है पर मोल। इसीलिए अगर आप मीथेन से डीकेन की तरफ आएंगे तो एज नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इंक्रीजेस, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्क क्या है कि आप कहें यार ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो बड़ा फ्यूल ले, तो बड़े फ्यूल को कंबस्ट करना मुश्किल है, बट वंस इट इज कंबस्टेड तो एनर्जी भी ज्यादा देगा। इसीलिए अगर आप रॉकेट में जेट केरोसिन डाल रहे हैं तो उसको बर्न करने के लिए इंजन भी उसी पावर का डाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जी सर। बात समझ में आ रही है। ठीक है ना? तो ये नहीं कि आप जोश में आके हसन भाई अपनी जो कौन सी वैगनार में आप बोले केरोसिन डाल के मैं अभी इसको जो है ना सीधा पहले गियर में ही जो है ना वो अपना एयरफोर्स सोसाइटी से माइलस्टोन पे ले आऊंगा दौड़ाते हुए। आसान भाई तो वैसे भी वो खुद लेने के चक्कर में, वो एनर्जी वैसे ही हासिल करने के चक्कर में खुद पी जाएंगे। अच्छा जी। तो क्या होगा, इंजन ही बैठ जाएगा। क्यों इंजन बैठ जाएगा? कि इंजन के जो पिस्टन है उसमें इतनी पावर ही नहीं है कि वो... जी हसन क्या कह रहे हैं? क्या लेने के चक्कर में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हसन भाई के पास अपनी एनर्जी कम है और अभी इनकी शादी भी करीब है तो ये खुद ही केरोसिन पिएंगे।
खामोश रहना बेहतर है उसमें तो फिर। बेटा ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आई तुम लोगों को? जी सर। जी सर बेहतर। जी सर, सर ठीक है, तो दीज वर्ड, अच्छा ये सिर्फ मैंने क्या कहा, ये प्रॉपर्टीज मैंने इन जनरल डिस्कस कर दी हैं। यही कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो एल्कीन में, अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड की सब जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जहां भी मेल्टिंग बॉइलिंग की बात है तो कौन से की कॉन्सेप्ट पे आंसर किया जाएगा, सॉल्युबिलिटी में कहाँ किस कॉन्सेप्ट पे बात की जाएगी, फ्लेमेबिलिटी पर किस कॉन्सेप्ट पे बात की जाएगी, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे किस कॉन्सेप्ट पे बात की जाएगी। अब चूंकि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर अपनी एक विशेष टिप्पणी दे दी है, अब हम लोग पहली हेडिंग बना रहे हैं। विस्कोसिटी किस याद आती है? अबे Viscosity, डेंसिटी, density, अबे क्या density गधा तो बता नहीं है, अभी तो बताया, पहले अभी बोला था तब भी बताया कि डेंसिटी और विस्कोसिटी यहां आ जाइए बेटा, सही है, सही है। वोलेटिलिटी भी यहीं आ जाएगी, वोलेटिलिटी। अबे कैसी आवाजें आ रही हैं ये, आवाज क्या कर रहे हो? नहीं सर, माइक ये बंद सर है। नहीं, हसन हसन मेरा ख्याल में जो है वो इस्तिंजा करने गए। बस भाई वो कंट्रोल कर। इंटरनेट का। अब हेडिंग बनाइए बेटा, केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। अच्छा, क्योंकि हमें मालूम है कि तमाम अल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल बिहेवियर है, वो एक ही जैसा होता है, तो इसलिए हम सिर्फ मीथेन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। लेकिन वो मीथेन की एग्जांपल हमें क्या सिर्फ मीथेन का आइडिया देगी? नहीं, हमें तमाम अल्केन्स के केमिकल बिहेवियर का अंदाजा हो जाएगा, और मैं जगह जगह आपको बड़े अल्केन्स की एग्जांपल भी देता रहूंगा। तो मीथेन का ताल्लुक कौन सी क्लास से है ऑर्गेनिक की? अल्केन से। मीथेन का जो कॉमन नाम होता है वो होता है मार्श गैस या नेचुरल गैस या सुई गैस। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? CH4 और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मेरे बच्चे, इसके अलावा जब भी आप किसी चीज की केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो अब आप दिमाग में एक चार्ट क्रिएट करें, जो शायद मेरे लेक्चर जिन्होंने सुने उनको भी याद होगा कि मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप कोई केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप दिमाग में उसकी मैपिंग करेंगे, रजिस्टर पे जहां नोट कर रहे हैं वो सफा आप मैप करेंगे दिमाग के अंदर, और वो सफहात आपके दिमाग में नक्श रहेंगे, तो आपको इंशाल्लाह आसानी होगी, हमेशा कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हम लोग जब भी कोई केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उस केमिस्ट्री में हम दो चीजें डिस्कस करते हैं। एक प्रिपरेशन, यानी उस कंपाउंड को, उस क्लास के उस कंपाउंड को बनाया गया कैसे जाएगा, और दूसरी चीज जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, या जिनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है जी, तो दो चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो जो जो क्लास हम पढ़ेंगे उसके बारे में आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर देम, हाउ एंड व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस of that compound. Am I clear till this point? यस सर। जी अब सर। मैं फिलहाल सिर्फ आज पहला सेशन था, तो यहां पर मैं आपको सिर्फ प्रिपरेशन बता देता हूं। मीथेन या किसी भी अल्केन को, मीथेन या किसी भी अल्केन को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है क्रैकिंग ऑफ लार्जर अल्केन। मीथेन या किसी छोटे अल्केन को प्रिपेयर करने का पहला तरीका है क्रैकिंग ऑफ लार्जर अल्केन। क्रैकिंग ऑफ लार्जर अल्केन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई बड़ा अल्केन मॉलिक्यूल है, जैसे जो क्रूड ऑयल से निकलता है उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े अल्केन्स होते हैं, तो हम उनको तोड़कर उनसे छोटे अल्केन्स बना लेते हैं। क्रैकिंग को डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज बट लेस यूजफुल अल्केन्स इनटू स्मॉल बट मोर यूजफुल वंस इज कॉल्ड क्रैकिंग। ठीक है ना? क्रैकिंग क्या होती है? बड़े मगर लेस यूजफुल कंपाउंड्स को छोटे लेकिन मोर यूजफुल कंपाउंड्स में ब्रेक करना इज कॉल्ड क्रैकिंग। इज दैट क्लियर? यस सर। और क्रैकिंग दो तरीकों से की जाती है, थर्मल और कैटालिटिक। ये बस मुख्तसर सा बता रहा हूं।
इसमें फिलहाल कोई रिएक्शन याद नहीं करना है। थर्मल और कैटालिटिक। थर्मल का मतलब है कि जब आप उसको एब्सेंस ऑफ हीट और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सिर्फ बाय यूजिंग हीट ब्रेक करें, और दूसरा है कैटालिटिक जहां आप किसी कैटलिस्ट के जरिए उसको ब्रेक करें। यहां आपको कोई रिएक्शन याद नहीं रखना है। दूसरी चीज आ जाए और वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। इन दोनों प्रोसेस को सिर्फ आपने हेडिंग याद रखनी है, दिमाग में मैप करना है, इसमें कोई रिएक्शन याद नहीं रखना। क्या अल्केन बनाने के कितने तरीके में अलग अलग कर देते ना सब ये बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो अलग अलग करते हैं ना सब। जी जी, मैं यही बता रहा हूँ कि आपको जब अल्केन बनाना, मीथेन बनाना है, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा सुनहरा? मीथेन बनाने के आयशा तरीके कितने हैं? 2। नंबर 1, पहले नंबर ऑफ मेथड्स याद होने चाहिए 2। नंबर 1 क्रैकिंग ऑफ लार्जर अल्केन्स, नंबर 2 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड Fractional ऑयल, distillation. जिसमें क्रूड ऑयल को आप फ्रैक्शनेटिंग टावर से गुजार कर उससे अलग अलग कंपाउंड सेपरेट करते हैं, जिसमें बहुत सारे अल्केन इंक्लूडिंग मीथेन भी बनती है। दोनों ही प्रिपरेटरी मेथड्स का आपको डिटेल, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द डिटेल, यू आर जस्ट सपोज टू रिमेंबर द टेक्निक कि भाई क्रैकिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 2 तरीके हैं। क्रैकिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 2 तरीके हैं, क्रैकिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है जी, बस यहीं पर प्रिपरेशन बहरहाल मैं छोड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला बुध वाला सेशन, मंडे और वेंसडे को ये अलग से सेशन होगा। तो वेंसडे वाला सेशन जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे, मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे, उसकी एग्जांपल्स करेंगे, लंबी चौड़ी है, मैकेनिज्म के साथ है, और उसके बाद फिर अल्कीन करेंगे। मैंने आपको बताया टोटल 8 सेशंस के अंदर ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। तो आपका मंडे को सेशन हो रहा है, फिर वेंसडे को दोबारा होगा, और टाइम यही है 15 सितंबर को आखिरी होगा। जी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।